आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है उत्सर्जन किसे कहते हैं? जंतुओं के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्सर्जन किसे क्या होते हैं। तो क्या होता है कि प्रत्येक जीव में जो उपापचयी क्रियाएं होती है, क्या होती है? कई प्रकार की उसमें होती है उपापचयी क्रिया। ठीक है, उपापचयी क्रिया। उस उपापचयी क्रिया के दौरान जो बने अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं? जो बने अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है, और उनका क्या हो जाता है? उनका निष्कासन होता है। क्योंकि वह बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं तो इसीलिए उनका निष्कासन करना या उनको निष्कासित करना आवश्यक होता है। ठीक है, और यह जो निष्कासित करने की जो क्रिया होती है यह एक प्रकार की जैव क्रिया होती है। ठीक है, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहा जाता है इस क्रिया को? इस क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि जंतुओं के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या क्या है। तो जंतुओं के जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद हैं, क्या है? मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है वह कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो जो पहला है वह है एमिनो अम्ल। क्या है? एमिनो अम्ल। दूसरा है अमोनिया। क्या है दूसरा? दूसरा है अमोनिया। अमोनिया के बाद है यूरिया तथा जो यूरिक अम्ल। तो यह जो चार उत्पाद है यह क्या है? सबसे ज़्यादा जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होते हैं वह। ठीक है, यह क्या करता है? जो अमीनो अम्ल रहता है इसमें प्रोटीन उपापचय के दौरान बनता है और सीधे ही इसका उत्सर्जन होता है। अमोनिया बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है और उसका उत्पादन या होता है तो वह बहुत ज़्यादा विषैला होता है। ठीक है, तो इसका उत्सर्जन बहुत ही आवश्यक होता है और इसको क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यूरिया यह क्या होता है? यह सभी जो जीव रहते हैं उनका उत्सर्जन रहता है, यानी मूत्र के रूप में इसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, और यूरिक अम्ल यह भी उत्सर्जी पदार्थ है किसका? जो छिपकली तथा जो पक्षी होते हैं उनका। ठीक है, इसी प्रकार क्या होते हैं? अन्य जो उपापचयी या अन्य उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो बने पदार्थ होते हैं वह उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं और वह कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि प्यूरिक, हिप्ट्यूरिक एसिड, ऑर्निथिन अम्ल, क्रिएटिनिन। ठीक है, वह क्या हो जाते हैं? मूत्र पसीने के रूप में बाहर चले जाते हैं। उसी प्रकार ग्वानिन, ट्राइमेथिलेमिन ऑक्साइड, यह भी क्या होते हैं? कुछ जंतुओं के क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और इनकी आवश्यकता क्यों होती है? इनकी आवश्यकता यानी कि उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है? तो उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो बने क्या होते हैं? क्या क्या बनते हैं? CO2, अमोनिया। उपापचयी क्रिया होती है उसके दौरान CO2, अमोनिया, यूरिया, ठीक है, यूरिक अम्ल, यह सब बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है, और इनको क्या करना चाहिए? इनको शरीर से निकालने के लिए जो अंग होते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं और इनका उत्सर्जन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं और घातक भी होते हैं। ठीक है, जब किसी का उत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, अनावश्यक होते हैं, तो इसीलिए इनका जो उत्सर्जन होता है वह आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें जो मूत्र निर्माण की जो प्रणाली होती है वह क्या है। तो लिखते हैं मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो क्या होता है कि जो मूत्र का निर्माण होता है, क्या होता है? मूत्र का निर्माण अथवा जो रक्त में क्या होता है? रक्त में यूरिया जैसे पदार्थों को जो छानने की क्रिया होती है, क्या होती है? यूरिया जैसे पदार्थों को जो छानने की क्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है? वह वृक्क की नलिका के द्वारा होती है और जो मूत्र निर्माण की क्रिया होती है वह 3 चरण में होती है। कितने चरण में होती है? 3 चरण में होती है। ठीक है, वह लिखते हैं। जैसे कि पहला जो चरण होता है वह कहलाता है अति सूक्ष्म छनन। क्या कहलाता है? अति सूक्ष्म छनन। ठीक है, यह क्रिया नेफ्रॉन के बोमन संपुट में होती है। यह जो क्रिया होती है वह नेफ्रॉन का जो बोमन संपुट होता है उसमें यह क्रिया संपन्न होती है।
ठीक है। और जो ग्लोमेरुलस की जो कोशिका होती है, क्या होती है, जो ग्लोमेरुलस की जो कोशिका होती है, उस ग्लोमेरुलस की कोशिका एवं जो बोमन संपुट रहते हैं, क्या होती है, जो बोमन संपुट रहते हैं, बोमन संपुट रहते हैं, उसकी जो भित्तियां रहती है वह एक दूसरे से सटी हुई रहती है। ठीक है। और क्या करती है, वह करती है फिल्टर का कार्य करती है। ठीक है, वह फिल्टर का कार्य करती है। और जो बोमन संपुट की जो रहती है यानी कि पोडोसाइट भी इसमें क्या करती है, मदद करती है। ठीक है। इसमें जो एफरेंट तथा जो इफरेंट धमनियां रहती है, क्या होती है, जो अपवाही तथा अभिवाही रहती है, उसमें जो एफरेंट धमनिका रहती है, क्या होती है, एफरेंट धमनिका रहती है, उस एफरेंट धमनिका का व्यास इफरेंट धमनिका से अधिक होता है। ठीक है। इसीलिए जो एफरेंट धमनिका रहती है उसमें क्या होता है, उसमें जो रक्त दाब रहता है, रक्त दाब वह भी क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक है। क्या होता है कि रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन, संपुट द्रव्य आदि का क्या करती है, छनन का विरोध करती है। ठीक है, वह विरोध करती है, लेकिन रक्तदाब यह विरोध से कहीं अधिक होता है। ठीक है। इसीलिए अधिक रक्तदाब के कारण जो ग्लोमेरुलस होता है, उस ग्लोमेरुलस में जो रक्त में मिला जो यूरिया, यूरिक अम्ल, क्या होता है, यूरिक अम्ल तथा लवण, ग्लूकोज आदि क्या हो जाते हैं, आदि सब वर्ज्य पदार्थ छनकर किधर आ जाते हैं, वह आ जाते हैं बोमन संपुट में। किसमें आ जाते हैं, वह जो बोमन संपुट रहता है उसमें आ जाते हैं। फिर बोमन संपुट से छनकर आए हुए इन पदार्थों को क्या कहते हैं, ठीक है, यह क्या है, यह छनन है, तो इसे क्या कहा जाता है, मतलब छनित पदार्थ रहते हैं, इन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस निस्पंद। ठीक है, ग्लोमेरुलस निस्पंद कहते हैं। जो वृक्क नलिका रहती है उसकी आंतरिक सतह पर स्थित जो सीलिया रहती है उसकी गति के कारण आगे बढ़ता है। ठीक है। जो दूसरा चरण है वह है पुनः अवशोषण। क्या है, दूसरे चरण का नाम क्या है, पुनः अवशोषण। ठीक है। तो जो पुनः अवशोषण होता है इसमें क्या होता है कि अति सूक्ष्म छानन की क्रिया के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं उसमें कई उत्सर्जी पदार्थ के साथ जो उपयोगी पदार्थ आ जाते हैं, यानी कि जल, ग्लूकोज, आयन, लवण आदि आ जाते हैं। ठीक है। परंतु यह शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, तो इसीलिए इनको छानकर अलग कर लिया जाता है और उन्हें मूत्र के साथ बाहर न करके क्या कर लेते हैं, इनका पुनः अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लिया जाता है, इनको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तथा क्या होता है, इनमें से जो अनेक पदार्थ क्या होते हैं, जो निकट कुंडलित नलिका या पीसीटी, जिसको समीपस्थ कुंडलित नलिका तथा जो हेनले का लूप रहता है, क्या होता है, जो हेनले का लूप रहता है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। पीसीटी समीपस्थ तथा जो हेनले का लूप रहता है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। लवण और आयन क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और जल परासरण द्वारा स्वयं अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है। इसमें जो निस्पंद होता है वह क्या होता है, जो जल क्या हो जाता है, 90% जो जल रहता है वह वापस से क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है। और आखिरी की जो क्रिया होती है यानी कि तीसरा जो चरण है वह है स्त्रावण का। ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस से छनने के बाद जो रक्त रहता है उसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ शेष रह जाते हैं, रक्त में फिर भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ शेष रह जाते हैं। और यह जो उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं यह सक्रिय रूप से जो वृक्क की जो नलिका रहती है, सक्रिय रूप से जो वृक्क की नलिका रहती है, उस वृक्क की नलिका के जो भाग रहते हैं उन भागों को विशेष रूप से जो दूरस्थ कुंडलित नलिका रहती है या जो डीसीटी रहती है उससे क्या कर लिया जाता है, डीसीटी में जो इंटरशियल द्रव्य रहता है उस द्रव्य से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। और छनन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण वृक्क नलिका में क्या कर लेते हैं, गाढ़े मूत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो यह थी मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह मनुष्य में। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।